नमस्कार, आवाज अड्डा मार्केट स्पेशल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। कहते हैं डर के आगे जीत है और आज कुछ ऐसा बाजार में भी होता दिखा, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की वजह से बाजार जिस चक्रव्यूह में फंसा था उससे वो निकल गया। अभी ऐसा कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग बाजार में दिखाई जरूर दी है। ईरान को 2 हफ्तों की लाइफलाइन और डिप्लोमेटिक ऑप्शन के खुले होने की बात से हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में एक जबरदस्त टर्न अराउंड दिखा। साथ ही प्रोजेक्ट फाइनेंस पर आरबीआई के नियमों में नरमी से भी बाजार में गर्मी आई है, लेकिन रिस्क अभी भी बना हुआ है। ऐसे में बाजार मझधार में है और कैसे होगा बेड़ा पार और किन सेक्टर्स पर रहें बुलिश और ऑटो आईटी में इस वक्त क्या स्ट्रेटजी रखी जाए, इन सब पर हम आज करेंगे चर्चा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। पैनल में शामिल हो रहे हैं सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम जी, रॉक्टस कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब, जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वीपी गौरांग शाह जी और सीएनबीसी आवास के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। और जो बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है, तो अनुज सर, क्योंकि दिन में आपसे बात हो ही रही थी, तो पहला सवाल आपसे ही कि अब अमेरिका या ट्रंप ने वो 2 हफ्ते की जो मोहलत दी और बाजार में एक रिलीफ आता हुआ दिखाई दिया और हमने एक एक्शन देखा बाजार के अंदर, तो ये तो एक बड़ा ट्रिगर हुआ, लेकिन एक एसोसिएटेड ट्रिगर्स या और जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिगर्स है, क्या देख रहे हैं आप इस तेजी के पीछे? विपिन जी, इस तेज़ी के ट्रिगर्स मेनली जैसा आपने बोला, सबसे पहला तो जो यूएस ने कहा कि वो अभी के लिए 2 हफ्ते इस लड़ाई से दूर रहेंगे। हालांकि इसमें एक चीज़ बताऊं मैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं और क्या करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा और कोई नहीं जानते। आई थिंक उनके सबसे करीबी लोग भी नहीं जानते होंगे इस चीज़ को, तो उन पे आप बहुत ज़्यादा एतबार मत कीजिए। लेकिन आप देखिए, पिछले हफ्ते मैंने ये बात कही थी कि मार्केट गिरने को तैयार नहीं है। इतनी ख़राब खबरें आ रही हैं, एफआई की सेलिंग हुई, ये सब हुआ, क्रूड ऑलमोस्ट 80 तक गया। इन सब के बावजूद मार्केट गिरने को तैयार नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक व्यू ये बन रहा था कि मार्केट तैयार है इस रेंज से बाहर आने के लिए और ब्रेकआउट के लिए। आई थिंक एक और ट्रिगर जो है ना, वो आपको समझना होगा कि डोमेस्टिकली सरकार की तरफ से और आरबीआई की तरफ से लगातार जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एक और कदम जो उठाया गया वो आज सुबह सुबह जो आया था पावर कंपनियों को लेकर या फिर वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कंपनियों को लेकर आरबीआई का जो स्टेप था, वो क्लियरली आपको एक चीज़ बता रहा है कि सरकार और आरबीआई की तरफ से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है इकोनॉमी में जान फूकी जाए। और ये एफर्ट फरवरी से शुरू हो गया था, बजट के बाद से। और अगर आप देखें तो मोर और लेस उस मार्केट की रैली की शुरुआत वहीं से हुई थी। हाँ, उसके बाद एक बार हम बीच में 21,700 21,800 तक गए थे, वो टैरिफ वगैरह की वजह से, लेकिन उसके बाद से हमने एक शानदार रैली देखी है मार्केट में। और मेरा ये मानना है कि अब ये जो मार्केट है ना, ये 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड है। अब अगर दोबारा ये वाला मामला, फॉर एग्जांपल ईरान इसराइल वाला मामला, और अगर यूएस में वापस अड़ा, एक बार हो सकता है आप वापस 200-300 पॉइंट नीचे आ जाएं, लेकिन बेस मार्केट का मूव अप हो रहा है। अब 21,500 पर, सॉरी 23,500 पर अब निफ्टी का नया बेस बन चुका है। 24,500 पर निफ्टी का अब नया बेस बन चुका है। और अब मुझे लग रहा है कि अगर आपने 25,200 क्रॉस किया तो यहाँ से और बड़ी बाइंग है। राइट, तो अब बाजार जैसा अनुज जी कह रहे हैं कि एक कदम पीछे लेकिन 2 कदम आगे। सुनील साहब, क्या आपको भी लगता है? क्योंकि देखिए अभी भी अमेरिका दूर चला गया है जरूर, लेकिन जैसा अनुज जी कह रहे हैं कोई भरोसा नहीं है ट्रंप साहब का, अमेरिका का भी, कि कब क्या हो और सिचुएशन कैसे बदल जाए। बड़ी डायनामिक है अभी भी। जो इसराइल है और ईरान है वो तो आपस में भिड़े ही हुए हैं दोनों, तो कब सिचुएशन पैनिक में बदल जाएगी कह नहीं सकते। ऐसे में क्या हम माने कि बाजार को अब इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, नहीं, ठीक है। एक बात है कि कोई भी इंटरनेशनल मामले से इंडियन मार्केट कभी डरा नहीं है। आप रशिया यूक्रेन की वॉर लीजिए, ईरान इसराइल हमास का अटैक लीजिए। इस बार थोड़ा जो इम्पैक्ट हुआ वो था खाली कि तेल के दाम पे सीधा असर पड़ा था। उसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इंडियन मार्केट्स के ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं होता है। वही बात हो रही है अभी, क्योंकि ऑयल का भी जो बढ़ना था वो बढ़ गया। अगर अब ट्रंप उसके अलावा कुछ कहते कि मैं जो जंग में शामिल होने वाला हूं, तो शायद और 80 को पार हो सकते थे। वो डर गया, वो एक छोड़। मगर मेरा मानना उसके अंडरलाइन में और एक चीज है कि सीधे ये नए गवर्नर की आने से और बजट उसके बाद आई, कि मैंने ऐसा माहौल बहुत सालों पहले तक नहीं देखा कि आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का साथ में जाना बहुत बहुत दिन के बाद हो रहा है। और ये कॉन्फिडेंस दिलवा रहा है, क्योंकि फ्रंट लोडिंग ऑफ रेट कट, सीआरआर कट, डिविडेंड,
एक के ऊपर लिक्विडिटी का भरपूर तो इतना मैंने आरबीआई को इस ग्रोथ के इनिशिएटिव में सपोर्ट देते हुए बहुत साल हो गए देखकर, और यही एक कॉन्फिडेंस दिलवा रही है क्योंकि फिजिकल तरह से 1 लाख करोड़ का भी गिव अवे दिया था। तो ओवरऑल डोमेस्टिक इकोनॉमी को एक मजबूती, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स से इकोनॉमी को, मार्केट नहीं बात कर रहा हूं, जो मजबूती दिख रही है उससे इस मई एंड में, ये अर्निंग सीजन के खत्म होने से ही डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को एक क्लैरिटी और एक कॉन्फिडेंस दोनों मिल गया था। क्योंकि क्लैरिटी, क्योंकि अर्निंग सीजन खत्म हो गई, अब जो होना था हो गया, और माइंड इट क्या है कि अर्निंग्स का सीक्वेंशियली देके क्यू ऑन क्यू, स्मॉल कैप्स का सबसे बेहतर, मिड कैप्स का उससे भी बेहतर, और सॉरी उससे थोड़ा कम बेहतर, और लार्ज कैप्स की कम, बट फिर भी रैली रिवर्स में हुई है लास्ट 6 महीने में, लार्ज कैप्स का बेटर परफॉर्म, यानी डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने भी अर्निंग्स को ऑब्जॉर्व करके रियलोकेशन किया है, इसके बावजूद कि एफआईआईएस अप एंड डाउन रहे। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को जो सपोर्ट, फिस्कल प्लस मॉनेटरी प्लस डोमेस्टिक फंड मैनेजर के हाथ में कैश, 25,000 करोड़ की एसआईपी बुक, ये सब एक कॉन्फिडेंस दिलवाती है कि जो भी इंटरनेशनल में हो, थोड़ा झटका लग सकता है, मगर इस डर के आगे जरूर जीत है। और मेरा मानना है, जो अनुज जी कह रहे थे, कि मार्केट का नया एक बॉटम फॉर्म हुआ है, और इसके बाद और एक अच्छी खबर आने की उम्मीद है, वो है बीटीए का अनाउंसमेंट। क्यों मैं कह रहा हूं, इस इसराइल के वॉर के माहौल में भी कल मिस्टर ट्रंप ने जिक्र किया था कि मैं जो सी जल्द मोदी जी से बीटीए साइन करने वाला हूं। तो इस माहौल में भी उनको याद है कि इंडिया के साथ बीटीए साइन करनी है। तो मेरे ख्याल में वो न्यूज जब आती है तो मार्केट अगला हाइस आसानी से पहुंच सकता है। संजय साहब, जो जिक्र कर रहे थे अभी सुनील जी भी कि जो आरबीआई से जो सपोर्ट मिल रहा है, जो यहाँ पर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का जो हैंड इन हैंड दिखाई दे रहा है, आज भी एक अनाउंसमेंट जो उनकी थी जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को लेकर, और उसके हमने देखा कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, पर्टिकुलर सेक्टर चलता हुआ दिखा, कुछ पर्टिकुलर शेयर्स चलते हुए दिखे। तो ये जो सेंटिमेंटल बूस्ट आरबीआई की तरफ से कभी बड़ा कभी छोटा कभी जारी है लगातार, तो इस तरह के डोमेस्टिक फैक्टर्स ही अब हमारे मार्केट को आगे लेकर जाएंगे रादर देन इंटरनेशनल फैक्टर्स। तो देखिए, इसके लिए मैं समझता हूँ दो चीजों को अपने सामने रखने की जरूरत है। ये जो चौथी तिमाही के रिजल्ट पार हुए, उसमें हमने जब टॉप 1200 कंपनीज को एनालाइज किया, तो हम लोगों ने इसको दो समूह में बांट दिया, एक फाइनेंशियल कंपनीज और दूसरा नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। और जब हमने इस तरह से उनका विभाजन करके उनके प्रॉफिट्स को देखा, तो हमने पाया कि जो फाइनेंशियल समूह की कंपनीज थी, उनका टोटल प्रॉफिट ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर, वो इस तिमाही में करीब 5% का था। उसके कंपैरिजन में जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो करीब 14% का था। इसके पहले की जो ट्रेंड रहती थी, वो ये होती थी कि जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनकी प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो साल दर साल, मतलब मैंने Q1 FY25 को ले लें, Q2 FY25 को ले लें, तो वो करीब 25% की होती थी। तो फाइनेंशियल कंपनीज के प्रॉफिट में स्लो डाउन हुआ है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के प्रॉफिट में काफी तेजी से इंप्रूवमेंट दिख रहा है। जैसे जैसे हम वर्ष FY26 में हम आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है, उनमें जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है, वो आगे जाकर और भी तेज होने की संभावना मुझको दिख रही है। और इसका असर बाजार में एक झलक हम लोगों को पिछले कुछ दिनों में दिखा। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण है, वो ये कि देखिए, जब बाजार गिरता है, तो मैंने देखा कि एनालिस्ट बहुत ताबड़तोड़ कंपनीज के अर्निंग्स के एस्टिमेट को या उनके टारगेट प्राइसेस को नीचे कर देते हैं। और जब मार्केट का रुख बदलता है, तो यही ट्रेंड बदल जाता है। पिछले तिमाही के रिजल्ट आने के बाद करीब करीब 200 कंपनीज के जो टारगेट प्राइसेस हैं, उनको ऊपर किया गया है। मेरे ख्याल से जैसे जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 के रिजल्ट्स आएंगे FY26 में, तो और भी ज्यादा कंपनीज के रिजल्ट, और भी ज्यादा कंपनीज के अर्निंग्स और उनके टारगेट प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा। जब इनके टारगेट प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा, तो निफ्टी की जो ईपीएस है, वो भी मेरे ख्याल से ऊपर उसकी एस्टिमेट बढ़ेगी। तब आज जो हमारा बाजार 19 टाइम FY27 या 21 टाइम FY26 को जो आप देख रहे हैं, वो उससे भी सस्ता दिखेगा। तो मेरे ख्याल से आज
मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में बाजार पे इवेंट्स का प्रभाव है और जो इवेंट्स हमारे सामने हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इवेंट तो ऑफ कोर्स ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट का है। उसके अलावा 3 जुलाई को ट्रम्प साहब के 90 दिन की पॉज की पीरियड खत्म हो जाएगी और उसके बाद क्या रूप लेगा टैरिफ पूरे वर्ल्ड में, वो पिक्चर भी थोड़ा सा क्लियरली हमको समझ में आने लगेगा। तो इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ें तो मॉनसून किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है वो भी दिखेगा एंड जुलाई के मध्य से हमें फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये इवेंट्स का जो प्रभाव है वो हमारे ख्याल से शॉर्ट टर्म पे बाजार पे पड़ेगा, लेकिन मीडियम टर्म पर बाजार पे ज्यादा असर मेरे ख्याल से लिक्विडिटी का पड़ेगा। और जैसा कि सुनील जी भी कह रहे थे कि जो म्यूचुअल फंड के फ्लोज हैं, भले अप्रैल 24 के बाद पहली बार नेट फ्लोज इक्विटी में 20,000 करोड़ से नीचे आया है, लेकिन एसआईपी का नंबर अभी भी 25-26,000 करोड़ पर मंथ का है। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से मीडियम टर्म में बाजार को सपोर्ट है। और लॉन्ग टर्म में जो मैं आपको पहले करा था, अगर अर्निंग्स के अपग्रेड होंगे तो यही वैल्यूएशन जो आज आपको दिख रहे हैं ये यहाँ से भी सस्ते दिखेंगे। तो बाजार के लिए बहुत सारे लेग्स हैं जी। यहाँ से ऊपर जाने के लिए। चलिए, अच्छी बात है। तो बहुत ही